अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। तो अगर आप लॉस बियर कर सकते हैं, आपके नर्व स्ट्रॉन्ग हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करें। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रॉफिट देती है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो फिर आप स्टॉक मार्केट के आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपने स्टॉक मार्केट के अंदर काम बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंडली, इसके अंदर जो चीज़, स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट डिलीवर करती है। शॉर्ट टर्म के अंदर आप देखें तो अप्स एंड डाउन्स दोनों आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा शेयर नहीं है, बल्कि ऐसे शेयर्स की एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने डेली बेसिस की जो वीडियोस हैं, जिसमें जो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में शेयर्स हैं उन्होंने भी पिछले 5 साल की ब्रैकेट के अंदर परफॉर्म किया है। तो लॉन्गर रन के अंदर आप अपना ऐसा पोर्टफोलियो जनरेट करें जो आपको प्रॉफिट दे। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर सडन कंडीशंस आती हैं, जिस तरह किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पे हमला कर दिया, या कहीं पे कोई ब्लास्ट हो जाता है, या कोई ऐसी सडन न्यूज़ आती है, तो वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसके हवाले से किसी की भी प्रेडिक्शन नहीं होती, ना ही कोई ऑब्जर्वेशन होती है। हाँ, अगर किसी के पास अपने तौर पे कोई इनसाइडर न्यूज़ है तो वो तो इलेजिटिमेट हम उसको कंसीडर करेंगे। तो पूरे वीक की जो सिचुएशन रही है, पूरे वीक के अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे। जुमे की जो मार्केट की सिचुएशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईरान वर्सेस इसराइल एंड यूएसए। तो जी, ईरान और यूएस इसराइल के हवाले से पिछला पूरा वीक में यही खबरें थी कि इनकी जो बातचीत है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और किसी न किसी पॉजिटिव नतीजे की तरफ मामला चल रहे हैं। इवन फ्राइडे वाले दिन जो न्यूज़ आई थी वो भी यही थी कि ट्रंप का बयान आया था कि अभी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि किसी पॉजिटिव मरहले की तरफ आगे मूव ऑन करें। लेकिन सैटरडे वाले दिन जैसे ही हम सब ने सुबह अपने मोबाइल देखे, जो लोग पहले से जाग रहे थे उनको पहले आइडिया होगा कि इसराइल ने और यूएस ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। और उसके बाद फिर ये चलता रहा, दोनों तरफ से मिज़ाइल की बारिश होती रही एक दूसरे के ऊपर। इवन ईरान ने जहाँ जहाँ यूएस बेसिस थे, जिन जिन कंट्रीज़ में, सऊदीया में, दुबई में, कुवैत में, जिन जिन कंट्रीज़ में यूएस के बेसिस थे वहाँ पे भी हमला किया। और अल्टीमेटली जंग जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग रही। और रिसेंटली जो अब न्यूज़ आई वो काफ़ी ज़्यादा एक ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा, और बल्कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली न्यूज़ थी। और उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। और न्यूज़ ये थी कि जो स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के ऊपर, उसके नतीजे में उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब, वो शहीद हो गए हैं। तो उसके एक बहुत ज़्यादा एक गमगीन न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा पैनिक वाली न्यूज़ भी है। लेकिन ईरान जो है वो उसके बाद भी लगातार हमले वो कर रहा है, इसराइल पे भी कर रहा है, और उसके साथ साथ जो यूएस बेसिस हैं जिन जिन कंट्रीज़ में, उनके ऊपर भी चल रही हैं। तो ये एक सडन न्यूज़ थी जो सैटरडे संडे वाले दिन आई है। ऑब्वियसली मंडे वाले दिन इसके इम्पैक्ट भी आएंगे। और अगर बात करें ऑयल की, तो इस टाइम पे $80 पर बैरल के हिसाब से पहुंच चुका है। ये 69.70 पे ट्रेड कर रहा था और $10 का इंक्रीज़ आ गया है। उसी के नतीजे में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी ऑयल की और डीज़ल की प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है। तो ये एक पैनिक वाली न्यूज़ है और मंडे वाले दिन हम सब ने इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा पैनिक दिखा सकती है। और इसके अलावा जो अभी न्यूज़ आई है उसमें ट्रंप का कहना ये है कि उन्होंने दोबारा बातचीत स्टार्ट कर दी है या करने लगे हैं ईरान की जो नई लीडरशिप है उनके साथ। और उसमें उनका ये भी कहना है कि उनका जो बेसिक मकसद था, जो पुराने लीडर से जो उनसे बात नहीं कर रहे थे और वो ख़त्म कर चुके हैं वो, तो ऑब्वियसली उनका मकसद अगर देखें तो वो पूरा हो चुका है। अब वो नए सिस्टम की तरफ चल रहे हैं कि जो नया सिस्टम या नई लीडरशिप आई है, आल्दो ये उसी की मिरास समझ लें या ख़ामनाई साहब के ही आगे एक पूरा सिस्टम है, लीडरशिप है। लेकिन ट्रंप का कहना ये है कि उनकी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है या होने लगी है, इस तरफ उन्होंने इशारा दिया है। तो ये हो सकता है कि उतना इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर ना आए, लेकिन जो प्रीवियस न्यूज़ हैं ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर आएगा और मंडे वाले दिन आपको वो देखने को भी मिलेगा। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो झड़पें चल रही हैं, या जो एक लड़ाई या झगड़ा समझ लें, एक छोटी सी जंग भी समझ लें, वो भी चल रही है। उसका प्रेशर भी मार्केट के ऊपर हो सकता है कि आ जाए। आल्दो इसमें पाकिस्तान जो है वो अपर हैंड के ऊपर है और क्लियरली हमने काफ़ी सिचुएशन को जो है अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है।
और उनकी काफ़ी पोस्ट जो है उन पे कब्ज़ा भी किया है। तो इस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान का अपर हैंड है, कोई उसको इतने लेवल पे नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल लेवल की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, और मंडे वाले दिन हो सकता है कि मार्केट प्रेशर में भी हो। बाकी जैसे ही मंडे आएगा हम मंडे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब उसमें हमने करना क्या है कि हम जो लोग 25% से एंटर हैं या 30-40% से एंटर हैं, उनके पास तो चांस है कि वो बाकी की जो अमाउंट है उससे जो शेयर्स नीचे वाली लेवल पे आते हैं, ऑब्वियसली जब मार्केट में पैनिक आएगा तो अच्छी खासी एक प्राइस डिक्रीज़ भी आएगी इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर, तो एक अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप लोग अपने शेयर्स बाय करें। लेकिन अगर तो ये जंग कंटिन्यू रहती है तो कुछ कह नहीं सकते कि पूरा वीक ही मार्केट प्रेशर के अंदर रहे। अभी मार्केट के जो समझ लें कि नंबर्स हैं, मार्केट इस टाइम पे ट्रेड कर रही है, जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे वाले दिन वो 168.62 पे है, 062 पे है, और मार्केट में जिस तरह का प्रेशर है हो सकता है कि हमें 160 देखने को कल मिल जाए। बिल्कुल उसमें एक प्रेशर होगा मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को इस चीज़ का आइडिया है कि उसको पैनिक बिल्कुल नहीं करना। मार्केट में जहाँ पे डिप्स मिले वहाँ पे कोशिश करें बाइंग करें, और अपना रिस्क अगर आपका है फिर ही आप काम कर सकते हैं। दोबारा इस चीज़ को मैं बयान कर दूँ आपके साथ कि अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं तो फिर ही आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क नहीं है, रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जी मंडे वाले दिन मार्केट की क्या सूरत हाल रही उस पर बात करते हैं, और पूरे मंथ की जो सूरत हाल है उसको भी देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से एक प्रेशर रहा है पूरे मार्केट के अंदर। कुछ ब्रोकर्स के हवाले से भी बात आ रही थी कि ब्रोकर्स ने जानबूझ के इसमें पैनिक क्रिएट किया है। आल्दो एसईसीपी की तरफ से कहना है कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मशकूक कुछ खबरें ऐसी हैं मार्केट के अंदर। देखें, एक चीज़ हमेशा मैं कहूँगा कि बग़ैर धुएँ के आग नहीं हुआ करती है। अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब कहीं पे आग ज़रूर लगी थी। इसका मतलब आम लफ्ज़ों में मैं आपको यही समझाता हूँ कि मार्केट में इतना प्रेशर नहीं था जितना मार्केट ने थ्रू आउट द मंथ इसको समझ लें कि इतना ज़्यादा प्रेशर लिया है, और बहुत ज़्यादा 190 के लेवल से मार्केट ट्रेड करती हुई 164 पे आ गई। और इसके अलावा एक और प्रेशर भी मार्केट के अंदर रहा, जो मैं दोबारा बता दूं कि T+1 वाला जो सिस्टम स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है उसका प्रेशर भी रहा, जिसको इस तरह से आम लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो अभी भी पाकिस्तान का T+2 के ऊपर फॉल कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट को T+1 के अंदर कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने में जब अंडरस्टैंडिंग दोनों सिस्टम्स की एक जैसी नहीं होगी तो दोनों को मुश्किल आएगी। तो उसकी भी एक रीज़न बनी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ है। तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट की सिचुएशन देखते हैं। मार्केट में 168 का लेवल पे क्लोजिंग दी है, 0.49% मार्केट क्लोज़ की है। जो मार्केट ने हाई बनाया था वो 169,379 का था, और जो कि एक्सपेक्टेड था, और मार्केट में जो लो बना वो 165,811 का था। मार्केट में अगर वॉल्यूम की बात करें तो KSE 100 में फ्राइडे भी था तो वॉल्यूम कंपैरेटिवली बाकी दिनों के कम थे, 222 मिलियन का वॉल्यूम रहा। और अगर उससे पहले दिन की बात करें तो तकरीबन कोई 355 या 351 मिलियन का वॉल्यूम मार्केट में रहा है। एयरटेल डेट की बात करें तो ऑब्वियसली मार्केट जनवरी का प्रॉफिट जो है वो भी ज़ाया हो चुका है, और फरवरी तो नेगेटिव रहा ही है। इसी वजह से मार्केट में जो एयरटेल डेट चेंज है वो 3.4% नेगेटिव है। अगर हम पूरे मंथ की परफॉर्मेंस यहाँ से इवैल्यूएट करें तो आपके सामने एक क्लियर चार्ट आता है कि मार्केट की जो सिंपल मूवमेंट थी वो बिल्कुल ही मार्केट नेगेटिव लेवल के ऊपर चलती रही है। कोई इसके अंदर मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड नहीं है। एक दरमियान में मार्केट ने कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन उसके बाद मार्केट में फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। आल दो मंथ एंड के ऊपर मार्केट ने दोबारा कोशिश की है पॉजिटिव होने की, लेकिन ऑब्वियसली अब क्योंकि ये जंग वाली सूरत हाल शुरू हो चुकी है तो जनवरी का जो पहला वीक है हो सकता है कि वो प्रेशर में गुजरे। अच्छा जी, हम अब बात करते हैं कि जी KMI 30 की। तो KMI 30 में 0.62% नेगेटिव रही है, और KMI ओल्ड शेयर की बात करें तो 0.54%। डिविडेंड इंडेक्स की बात करें तो ये पॉजिटिव रहा है, बहुत स्लाइटली 0.03% के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो यूनिटी पिछले 2 दिनों से लगातार माइनस ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो क्लोजिंग रही है वो 10.67 पे रही है। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात की थी। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 64% नेगेटिव है अप्रॉक्सीमेटली, और एयरटेल डेट में 49.81% नेगेटिव है।
इसी तरह बात करें फ्री फ्लोटिंग में तो 30% फ्री फ्लोट में शेयर्स हैं। और अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की तो कंपनी 2022 में प्रॉफिट में थी और उसके प्रॉफिट कम हुए हैं 2023 में, और 2024 में कंपनी लॉस में गई है और 2025 में दोबारा प्रॉफिट में आई है। तो कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अगर देखें तो नहीं है। और इसी तरह कंपनी ने डिविडेंड्स भी नहीं दिए हैं जी। उसके बाद आ जाता है नंबर FNEL का। तो FNEL के बारे में मैंने आपसे एक बात की थी कि ये तकरीबन कोई नीचे आ गया था 1.28 पे या इसके राउंड अबाउट, और वहाँ पे इसकी सर्टन लेवल के ऊपर बाइंग बनती थी और उसको तकरीबन इसने बहुत जल्दी रिकवर किया है और दोबारा 1.554 के लेवल पे आ गया है। क्योंकि इसने अपनी फेस वैल्यू, मैंने पहले भी आपको वीडियो में जिक्र किया था कि इसने कम की है और 10 रुपये से कम करके ये इस टाइम पे इसकी फ़ेस वैल्यू है 1 रुपये। तो उसका इम्पैक्ट भी आया था इसकी शेयर प्राइस के ऊपर भी, और जिसको स्प्लिटिंग भी हम लोग कहते हैं आम लफ्ज़ों में स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज के अंदर। हाल दो अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करें, शॉर्ट टर्म के लिए तब ही कंसीडर करें जब कोई मार्केट के अंदर डिप आती है। इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब की लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी कि इन्होंने अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड अच्छा दिया है, तो यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। और कल के दिन में मार्केट हो सकता है पूरे वीक के अंदर अच्छी खासी डिप ले तो हमें बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो बैंक ऑफ पंजाब एक हमारी समझ लें टॉप पिक है जिसमें हमने बाइंग कर सकते हैं। जिसके बाद हमारे पास WTL आ जाता है। WTL जी 1.70 से नीचे गिरा हुआ है, इस टाइम पे 1.29 पे है। हो सकता है कि मार्केट की डिप की वजह से हमें 1 रुपये का लेवल देखने को भी मिले, तो अगर ये लेवल मिलता है तो ये एक बड़ी अच्छी बाइंग लेवल्स बनेंगे। जिसके बाद NCPL ने दोबारा मूव किया है, अपवर्ड ट्रेंड बनाया है और 74 के लेवल पर क्लोजिंग दी है। दिशात चुनिया के जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी पॉजिटिव हैं, तो ओबियसली उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के शेयर्स के ऊपर नज़र आ रहा है। आज उसके बाद DSL है जिसकी प्राइस में नेगेटिविटी थी, 19 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। और अगर देखें इसकी दो स्टील मिल्स की थोड़ी सी डिस्कशन करें इसकी प्रोफाइल के हवाले से, तो 1 ईयर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है 3.64% और एयरटेल डेट में 3.53% नेगेटिव है। और बात करें और एक और चीज़ जी, नॉन कंप्लाइंट है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी 100% डूब भी सकती है। 50% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोटिंग के अंदर हैं। और इसी तरह बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर में तो 2022 से 2023 में लॉस ज़्यादा हुआ, 2024 में थोड़ा सा कम हुआ है, 2025 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी। कंपनी की डिविडेंड्स की बात करें तो डिविडेंड्स कंपनी ने नहीं दिए। आल दो कंपनी ने राइट शेयर इशू किए थे 2025 में, जिसका डाटा यहाँ पे है। 100% डाटा डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर के हिसाब से। वापस चलते हैं जी मेन डाटा पोर्टल पे, और जी नेक्स्ट हमारे पास है निशात पावर लिमिटेड और इसकी अर्निंग भी अच्छी आई है और उसी के नतीजे में आप देख सकते हैं कि 7.3% का इंक्रीज़ भी देखने को मिला है। और कंपनी की जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 81.11 पे है। अगले नंबर पे टैली है, फिर MDTL है। MDTL क्योंकि हमारी लिस्ट में पहली बार है तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 5 सालों के रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली इम्प्रेसिव ही हैं और ये जी 3 से इसे ट्रेड करता हुआ तकरीबन 6 पे है। तो अगर इसको इस लिहाज से बात करें तो ये तकरीबन कोई 100% रिटर्न है। लेकिन अगर हम इसके लो लेवल्स देखें तो लो में ये तकरीबन 1 रुपये के पास भी ट्रेड करता रहा है, 1.24। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी के अच्छे रिटर्न बनते हैं, 400-300% कंपनी रिटर्न दे चुकी है। अगर आप एवरेज आउट कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि अगर आप 2 पे भी बाई किया है, आपने 4 पे भी किया है, आपने 3 पे भी बाइंग की है कुछ ना कुछ, और 1 रुपये पे भी बाई करते हैं तो उस हिसाब ने अच्छे रिटर्न बना लिए हैं। 1 ईयर चेंज की बात करें तो 200% अप्रोक्सीमेटली। एयरटेल डेट में 70% रिटर्न कंपनी ने दिया है। और फ्री फ्लोटिंग में ज़्यादा शेयर्स हैं, 65% हैं। और कंपनी की प्रोफाइल देखें तो कोई अच्छी प्रोफाइल नज़र नहीं आती है। इसी तरह कंपनी ने डिविडेंड्स भी नहीं दिए हैं। लॉन्गर रन के लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन बाइंग रेंज जो है MDTL की मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये तकरीबन 1 रुपये से 2 रुपये के दरमियान है। हो सकता है 1 रुपये के नीचे भी आ जाए जी। उसके बाद लास्ट नंबर पे टॉप 10 में है के इलेक्ट्रिक। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से आपको आइडिया है ये कि पिछले कुछ दिनों में 9.54 पे भी इसने किया था, लेकिन मार्केट के प्रेशर की वजह से ये नीचे आ चुका है। अगर 7 रुपये से नीचे आता है कल के दिन में तो ये एक अच्छे बाइंग लेवल बनेंगे और हो सकता है कि हमें ज़्यादा प्रेशर मार्केट में नज़र आए तो हमें 5 रुपये का जो लेवल है वो भी देखने को मिले।
सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं जी। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स मार्केट प्रेशर में थी तो ज़्यादातर शेयर्स जो है वो नेगेटिव ही हैं। दीवान फारूक मोटर्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है 2 मिलियन का। अच्छा, दीवान के हवाले से दोबारा एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि मरीम नवाज़ ने जो ई टैक्सी स्कीम शुरू की है पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो उसको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी दीवान ही है, दीवान ग्रुप है, और ये भी उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा मल्टीपल इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इनके पास है, जिस तरह मिनी कूपर है, और इसके अलावा आ जाती है BMW। तो इस लिहाज से नॉन कंप्लाइंट में होता हुआ भी ये अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी के अंदर आपको डेली बेसिस में नज़र आता है। पार्ट्स की बात करें तो TBL है जी टॉप नंबर पे, और उससे पहले है लोड का राइड शेयर, और 5.93 मिलियन का वॉल्यूम उसमें रहा है, और जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 0.40 रही है। इसके बाद ये देखते हैं सीमेंट की बारी है। पहले नंबर पे मैपल लीफ सीमेंट है, 5.96 मिलियन का वॉल्यूम रहा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव क्लोज़ किया है 95 पे 1.73% नेगेटिव के साथ। कमर्शियल बैंक्स में पहले नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है, जिसमें टॉप 10 में भी आज है, और कल हो सकता है कि आपको अच्छे लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो पहले नंबर पे FFC है, और वॉल्यूम रहा है 1.4 मिलियन। पूरा सेक्टर अगर देखें तो तकरीबन नेगेटिव ही है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करें तो मार्केट प्रेशर की वजह से पूरा सेक्टर ही नेगेटिव है, और जो वॉल्यूम है 4.6 मिलियन है जी। इसी के साथ अगला गैस एंड मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करें तो हैस्कोल पहले नंबर पे है। आपको ज़्यादातर हो सकता है हैस्कोल ही डेली बेसिस पे पहले नंबर पे मिले, हाल तो ये भी नॉन कंप्लाइंट के अंदर ही फॉल करता है, और ये तकरीबन अपने 29-30 के हाई के बाद ये इस टाइम पे आलमोस्ट अपने काफ़ी महीनों के लो पे ट्रेड कर रहा है जी। उसके बाद रिफाइनरी की बात करें तो पहले नंबर पे सिनर्जी है, और वॉल्यूम है 12.28 मिलियन। और इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं, इन्होंने कोई 20 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है पाइपलाइन के हवाले से, तो वो भी इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बाइंग अगर इसके लेवल देखें तो ये तकरीबन 2 रुपये से 8 रुपये के दरमियान इनके बाइंग लेवल है फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 50 रुपीज़, और इसको टारगेट प्राइस को आपने रखना है 10 से 15 सालों के लिए जी। उसके बाद टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में पहले नंबर पे WTL है, जो कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 30 के अंदर नज़र आता ही है। तो लॉन्गर रन के लिए बाइंग लेवल्स इसके बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म में भी अच्छे हैं, लेकिन लॉन्गर रन के लिए बात करें तो बाइंग लेवल्स हैं इसके 0.5 से लेके तकरीबन आप लगा लें 3 से 5 रुपये के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट प्राइस इसकी 50 रुपये से 100 रुपये के दरमियान आप अपने माइंड में रखें, और ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है 10 से 15 सालों के हिसाब से। तो जी ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल है। टेक्निकल पे जाके देखते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था। तो जी ये मार्केट की परफॉर्मेंस है, और मार्केट ने तकरीबन जो थर्सडे वाले दिन परफॉर्म किया था, उस दिन भी मैं वीडियो नहीं बना सका था, तो थर्सडे वाले दिन मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है, और तकरीबन जो क्लोजिंग रही है वो 168 पे थी, और आई थिंक मैंने वीडियो बनाई भी थी शायद इसके ऊपर। और मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, वॉल्यूम भी अच्छा था मार्केट में इन कंपैरिजन अगर देखें तो। और लेकिन जो फ्राइडे वाले दिन है दोबारा से मार्केट के अंदर पैनिक भी आया, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 168.062 पे दी है, नेगेटिव रहा है 0.49%। इसी तरह अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली चार्ट जो है वो मार्केट में नेगेटिव होने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव बना था। अगर यहाँ से हम इसको अंदाज़ा लगाएं तो चार्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ जो है वो मल्टीपल नेगेटिव आ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पैनिक देखने को मिल सकता है। लेकिन दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर तो रात को ईरान की तरफ से भी ये जंग ख़त्म हो जाती है, और US और इसराइल की तरफ से भी जंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर देखने को मिलेगा कि हो सकता है मार्केट में उतना ज़्यादा पैनिक ना आए, लेकिन एक थोड़ी सी पैनिक बनती है जितनी जंग शुरुआत हुई और उसका पैनिक आया है मार्केट के अंदर। तो क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी शूट कर चुकी हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो देखने को मिलेगी। मार्केट ने वीकली लेवल पे जो क्लोज़ किया है -2.95%, और 5107 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में गिरे हैं। मंथली चार्ट की बात करें तो पूरा मंथ ही मार्केट में नेगेटिव रहा है, और तकरीबन मार्केट में कोई 9% नेगेटिविटी रही है। यहाँ से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 16,112 पॉइंट्स KSE 100 ने गिराए हैं, और क्लोजिंग 168 से अबव दी है।
हाल दो नीचे जाके मार्केट ने थोड़ी बहुत कोशिश की है ऊपर आने की, लेकिन जो 1 मार्च को जंग शुरुआत हुई है जिस जंग की, उसका इम्पेक्ट तो मार्केट में नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा ही। बाकी अपने नर्व्स आपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं मार्केट में कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेंड है ये तो मार्केट में चलते ही रहते हैं, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। और लेकिन अगर आपके नर्व स्ट्रॉन्ग हैं तो आप अपने पैसे भी लूज़ नहीं करेंगे बल्कि ज़्यादा पैसे बना लेंगे। तो कोशिश करें कि आपने अपने समझ लें कि अपने जो बाकी पैसे हैं उनको बहुत समझदारी से यूज़ करना है इस वीक के अंदर। जो आपको डिप्स मिलती हैं वहाँ पे अच्छे शेयर्स को बाय करें, जिस तरह OGDC है, बैंक ऑफ पंजाब है, UBL है और मिज़ान बैंक है। इसमें हो सकता है आपको अच्छी डिप्स देखने को मिले। तो जी वीकली और मंथली चार्ट की बात करें तो अभी तो फ़िलहाल मंथली लेवल के ऊपर कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ट नहीं है जो ये दिखाए कि अगला मंथ जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी होप है जिसको फंडामेंटल लेवल ने थोड़ा सा माइनस करती जा रही है, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव हैं। आल दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, मंडे वाले दिन सुबह कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए जिससे मार्केट नेगेटिव हो के पॉजिटिव हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर भी इम्पेक्ट आया है और स्लाइटली जितनी मार्केट अगर देखें वनडे के ऊपर नेगेटिव थी 0.49% के हिसाब से, तो इतने ही म्यूचुअल फंड्स भी नेगेटिव रहे हैं। तो उसके हिसाब हवाले से इंशाल्लाह कल बात करेंगे। आज के लिए बस हम फंडामेंटल और टेक्निकल के हवाले से बात करते हैं। तो कल आपने जो भी मार्केट के अंदर काम करना है बहुत होशो हवास से करना है और अच्छे शेयर्स के अंदर कोशिश करें कि काम करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।